तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर विज्ञान का और सभी सब्जेक्ट का लॉन्च कर दिया गया है, जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसके साथ आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी आपको दे दें कि इस बार बिहार बोर्ड द्वारा स्टूडेंट के लिए एक नया खुशखबरी लॉन्च किया है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जैसे कि साइंस का 80 नंबर का टोटल होता है थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 80 नंबर के थ्योरी में 40 ऑब्जेक्टिव आते थे आपके, लेकिन 40 ऑब्जेक्टिव आते थे और कुछ ही क्वेश्चन बेसी रहते थे, उसमें से आपको 40 को टिक करने होते थे। लेकिन 40 ऑब्जेक्टिव के बजाय 80 ऑब्जेक्टिव आपका कर दिया गया है, जिसमें कि आपको केवल 40 ऑब्जेक्टिव को ही टिक लगाना है। तो इसके ज़रिए से आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि सामान्य निर्देश क्या क्या दिया गया है। एग्ज़ाम से पूर्व आप इसको पढ़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चलिए बताइए। तो आपका फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपका बी सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे कम टाइम में, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है, चलिए बताइए। तो आपका सेकेंड का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्पण में फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के संबंध क्या होता है कि एफ बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, चलिए बताइए। तो थर्ड का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद यानी पश्चात सबसे कम झुकता है? तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम झुकेगा प्रिज्म से टकराने के बाद। तो किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल। और यदि बोला जाता क्वेश्चन में कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक झुकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है तो ये ज़्यादा झुकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, बताइए। तो आपका 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत किस कारण से होता है, चलिए बताइए। ये सारा भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इसका हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 6 का आंसर बताइए। तो जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट का सही हो रहा है और गलत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, चलिए बताइए। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है वस्तु का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? 8 नंबर बताइए। 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। आपको मालूम होगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ यदि निकट दृष्टि दोष के स्थान पर दूर दृष्टि दोष रहता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 देखते हैं। 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से। 9 का आपका आंसर होगा क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में बताया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति को।
और वोल्ट मीटर कितने लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे, तो वोल्ट मीटर किस में क्या बताता है उपस्थिति को, तो वोल्टेज को बताता है वोल्ट मीटर। ठीक है। 9 के बाद हम 10 क्वेश्चन देखते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए बताइए जल्दी से कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था, तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बताइए। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताए थे कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को, यदि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे के नियम रहता तो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप डीपली ध्यान से पढ़ लीजिएगा 102 बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए 11 नंबर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, यानी कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चलिए बताइए जल्दी से। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संयोजन प्रतिरोध का तो मान बढ़ता है। कैसे, देखिए श्रेणी क्रम में क्या लाइन से जोड़ा जाता है, जैसे प्रतिरोध का मान है 1 2 3 4 तो 1 + 2 + 3 + 4 डायरेक्ट जोड़ा जाता है। लेकिन समांतर क्रम में इसी चीज़ को कैसे किया जाता है, तो व्युत्क्रमानुपाती जोड़ा जाता है, जैसे कि 1/इन्वर्स में यानी उल्टा जोड़ा जाता है, 1/r1 + 1/r2। आपको याद आ रहा होगा। तो श्रेणी क्रम में मान बढ़ जाता है। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय बल की रेखा की प्रवृत्ति कैसी होती है, चलिए बताइए। काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका आंसर है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका फर्स्ट का ये 13 का आंसर क्या होगा, काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। 14 का आपका आंसर हो जाएगा कि क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 3.6 × 10⁻6 जूल। 14 का आपका आंसर सी। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय मतलब जो खत्म नहीं होता है, बताइए आंसर। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि जो खत्म नहीं होता है, अनवीकरणीय संसाधन यानी कि जो खत्म होता है। ठीक है। चलिए 15 के बाद 16 देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नहीं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि अभिसारी लेंस पूछा जाता है, अभिसारी लेंस, तो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों ने कितने सच्ची ईमानदारी से बताइए कितने आपने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है। 17 नंबर बताइए। 17 नंबर क्या कहा जा रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्राथमिक वर्ण यानी कि प्राइमरी वर्ण कौन है, यानी कि कौन सा होता है प्रकाश में, तो लाल भी होता है, नीला भी, हरा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगीन भाग होता है, नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, बताइए। आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइरिस। आइरिस कैसा होता है, रंगीन भाग होता है। ठीक है। 19 नंबर देखिए, बायो से क्वेश्चन भी किया जा रहा है। देखिए इसमें केमिस्ट्री में आपका सब मिक्स रहेगा, इसलिए सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है। चलिए 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपको दिख रहा है 746 वाट, और ऑप्शन नंबर सी डी देख लीजिए 780 है और 550 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 746 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, विशालक शीशा देगा, इसके बगल में मैग्नीफाइंग ग्लास देना ही देना है आपको समझने के लिए। तो बताइए 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर होगा बी यानी उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। ठीक है, उठा हुआ होता है।
जो साइड मिरर में गाड़ी के रूप में यूज किया जाता है, आपको मालूम होगा। अवतल लेंस कहाँ अवतल दर्पण कहाँ यूज किया जाता है? अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे सी में दिख रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो जो यानी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं? किसके कारण विद्युत प्रवाहित होता है बताइए। 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। 21 के बाद 22 देखिए कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक ऐसा मात्रक किसका है? शक्ति का, आवेश का, और आपका सी है ऊर्जा का। इनमें से कोई नहीं, बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा, ठीक है। 22 के बाद 23 देखिए कि निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है? वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, यानी कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। तो वाट बराबर क्या होगा? जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। 23 के बाद 24 देखिए विद्युत धारा का मात्रक। वाह वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 का क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो 24 का एम्पियर, यानी एम्पियर कहाँ है? ए है, तो आपका ए सही हो जाएगा। गर्दा मचा दीजिएगा एकदम से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ता है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ए बी नहीं है, सी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ता है? CO2 के कारण, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। उपचयन, अपचयन, संयोजन, विस्थापन, बताइए 26 का आंसर। 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी उपचयन। उपचयन प्रक्रिया में क्या है? भोजन का पचना कहलाता है। 27 देखिए, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया कैसी होती है बताइए। 27 का आंसर। 27 का आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा खींचता है यानी सोखता है, तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलता है। काली चूना को जब जल में डाला जाता है तो ऊष्मा निकलता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका ए सही हो जाएगा। 27 के बाद देखिए 28, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील यानी बहुत तेजी से अभिक्रिया एक्टिव एलिमेंट होता है, कौन सा बताइए। कॉपर, Hg पारा, Ag गोल्ड, Au सोना, बताइए। सॉरी, Ag सिल्वर होता है। कौन सा अभिक्रियाशील ज़्यादा है? कॉपर होता है, तो अब आपका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए बताइए 29 नंबर। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। चूना जल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है? डी है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन में आ सकता है आपका कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। 29 के बाद 30 देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। 30 का आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर होगा 30 का डी, यानी कि ए और बी दोनों, क्योंकि जो भी लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला, तो उसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक वाला कौन है? 11 है और 10 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 31 नंबर। एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन में 1 होता है, एल्केन, एल्किन में 2 होता है, एल्काइन में 3 होता है। तो 3 आपका कहाँ है? A B C, देखिए C में 3 दिया हुआ है, तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 3। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन में 1, एल्किन में 2, एल्काइन में 3, इस तरह से आपको याद रखना होगा। देखिए 32 नंबर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? 6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आपको चीनी का याद रखना होगा तो C12H22O11, ये दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है, ठीक ना। चीनी का C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। 33 देखिए कि उच्च वसवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसवीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, किसमें मतलब अधिक होता है सोडियम लवण। उच्च वसवीय अम्लों किसमें होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साबुन में उच्च वसवीय अम्लों का सोडियम लवण होता है, जिसकी वजह से ये साफ करता है, ठीक है। 33 के बाद 34 देखिए, कहा जा रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, यानी CHO किसको दर्शाता है, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, कीटोन को, इनमें से कोई नहीं। 34 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड, यानी कि CHO किसको दर्शाता है, एल्डिहाइड को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 35 है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यानी साइज के अनुसार परमाणु त्रिज्या आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या घटता है, तो परमाणु त्रिज्या, या आपसे पूछा जाए कि परमाणु का साइज बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो ये भी घटता है, क्योंकि साइज यदि त्रिज्या बढ़ेगा तो इसका साइज भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो साइज भी घटेगा, ठीक है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, और दाएं से बाएं आने पर बढ़ेगा, ठीक है। 36 देखिए, निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार क्रम में सजाइए। तो तत्वों के अधातु गुण के अनुसार इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, सजाइए। कौन सा होगा, किसका, यानी कि अधातु गुण जो होता है सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है, तो आप याद रखिएगा, तो इसको बता दीजिएगा। 36 का आपका आंसर होगा, यानी लिथियम सबसे कम होता है, बेरिलियम का अधिक, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, ये से फ्लोरीन का, फिर तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 36 का ये इसको याद रख लीजिएगा। 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर बताइए, आपका आंसर हो जाएगा क्या, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। 37 के बाद 38 देखिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सोडियम, बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, इस पर Na+ होता है, ठीक है। Na+, यानी कि ये दान करता है, दान करने वाला हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। 38 के बाद 39 देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड, बी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किरोसिन में किस धातु को डुबा के रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, देखिए मैग्नीशियम, बी है सोडियम, पारा, और डी टंगस्टन। तो बताइए कौन सा मतलब अत्यधिक क्रियाशील होता है, उसी को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी कि सोडियम। सोडियम के अलावा एक और तत्व होता है, आपको याद रखना होगा, फास्फोरस। यदि ऑप्शन में फास्फोरस दे तो आप फास्फोरस लगाइएगा, या फास्फोरस सोडियम दिया रहेगा तो सी में दिया रहेगा ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों लगाइएगा। यानी किसको किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम को और फास्फोरस को। आपका आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, यानी ये साबुन है, साफ करता है। शैम्पू, ये भी बालों को साफ करता है। इजी सर्फ, ये भी साफ करता है। उपयुक्त सभी, लास्ट में नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या होगा 41 का, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 41 का डी, उपयुक्त सभी। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, शैम्पू, सर्फ एक्सल, इजी, उपयुक्त सभी। चलिए 42 देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। जितने भी स्टूडेंट अपने आंसर को कर रहे होंगे ठीक, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किया सही क्वेश्चन को, ठीक है।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको 10th और 12th के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को बताया जाता है, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, नहीं होता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं होता है। बताइए CNG, LPG, बायोगैस, कोयला, किसका नहीं होता है। तो LPG का होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है, यानी किसका नहीं होता है, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है। LPG का क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसको भी याद रखिएगा, प्लस पॉइंट है। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि 2Cu + O2 क्या देता है बन करके, 2CuO। इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो योग होता है किसमें, ऑक्सीकरण में यानी ऑक्सीडेशन में, यानी कि उपचयन अभिक्रिया इसको ही कहते हैं। तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। ठीक है, 44 के बाद 45 देखिए। जहां आपको डाउट लग रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसका अप्लाई हम जरूर देंगे, आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है यानी कि किसमें बराबर नहीं है। देख लीजिए आप ऑप्शन देखिए, तो आपका क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से। 45 ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ क्या है, पीबी 2 गो है और NO3 यानी 6 गो है। पीबी क्या है, 1 गो है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ 1 2 और 2 2 2 4 1 5 ही गो है। और N क्या है, यहाँ N 2 गो है, तो N यहाँ से 1 है, तो ये क्या है, संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। और ये सब में बाकी सब में देखिए तो संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, तो 2 गो हाइड्रोजन है और 2 गो क्लोरीन है। इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 45 के बाद 46 देखिए क्वेश्चन। 46 देखिए, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 होता है। और 7 से अधिक वाले का क्या होता है, वो क्षारीय होता है, और 7 से कम वाले का अम्लीय होता है। जैसे कि 6 क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, 8 क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ उदासीन है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 47 देखिए कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल यानी कमजोर अम्ल कौन है, बताइए। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर की क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, देखिए इस बारी बारी से सभी सेट को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। चलिए बताइए, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तांबे का, लोहे का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, किसका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, 48 के बाद 39 देखिए। 49 पोटेशियम की परमाणु संख्या है। देखिए ये सब आवर्त सारणी से पूछा गया है, घबराने की बात नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। पोटेशियम का परमाणु संख्या है, बताइए क्या होता है, 19 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। के से पोटेशियम होता है और Ca 20 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, के का 19 होता है। तो यही दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, आपको याद रख लीजिएगा। और आर्गन का 18 होता है, Cl17 क्लोरीन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 50 देखिए कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल नाम होता है IUPAC। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे वाले क्वेश्चन का सलूशन मैं टाइप 2 में दे दूंगा। और इस चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइप 2 और भी सारे सब्जेक्ट का जब प्रैक्टिस कराऊं तो आप उसको देख पाएंगे। को अंत तक बने रहने के लिए आपको वीडियो में धन्यवाद।